नमस्कार। इससे पहले हमने बलबन के प्रारंभिक जीवन और उनके राजत्व के सिद्धांत के बारे में जाना। आज हम उनकी अन्य उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। साथ ही यह जानेंगे कि उनकी मृत्यु कब हुई और वो उनका शासक के रूप में मूल्यांकन भी देखेंगे। बलबन ने यह अनुभव किया कि सुल्तान के निरंकुशता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा तुर्की अमीर थे, जिनका नेतृत्व चालीसा के मंडल के हाथों में था। बलबन ने इस मंडल की शक्ति को नष्ट करने के लिए कुछ कदम उठाए। उसने निम्न कोटि के तुर्कों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर उन्हें चालीसा के समकक्ष बना दिया। इन प्रभावशाली अमीरों की शक्ति व सम्मान को नष्ट करने के लिए साधारण अपराधों के लिए भी उन्हें कठोर दंड दिए। बलबन ने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तथा अपनी निरंकुश नीति को कार्यान्वित करने के लिए सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था का गठन किया। बलबन पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने एक पृथक केंद्रीय गुप्तचर विभाग का गठन किया, जिसको दीवान बारिद कहा जाता था तथा इसका अध्यक्ष बरीद ममालिक कहा जाता था। बलबन ने जिस निरंकुश राजत्व की नींव रखी थी, उसका आधार उसकी शक्तिशाली सेना थी। बर्नी के अनुसार उसने अपनी सेना में वृद्धि करने के साथ निष्ठावान व योग्य अधिकारी नियुक्त किए, सैनिकों का वेतन बढ़ाया जिससे वे संतुष्ट रहें। वह निरंतर सैनिक अभ्यास पर बल देता था जिससे सेना सतर्क व क्रियाशील रहे। उसने पहली बार पृथक केंद्रीय सैनिक विभाग दीवान आरिज की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष आरिज ए ममालिक कहलाता था। इस पद पर पहली बार इजादुल मुल्क को नियुक्त किया गया। बलबन जागीर प्रथा के स्थान पर नगद वेतन पर सैनिक भर्ती करके सेना की शक्ति को सुदृढ़ करना चाहता था। कुछ विद्वानों का मानना है कि घोड़ों को दागने की प्रथा सर्वप्रथम बलबन ने ही शुरू की थी। उसी के आदेश पर सैनिकों का पूरा विवरण भी दर्ज किया जाने लगा था। सल्तनत की सुरक्षा की दृष्टि से दुर्गों का महत्वपूर्ण स्थान था, इसलिए उसने कई दुर्गों का निर्माण भी कराया, जैसे कंपिल, पटियाली, भोजपुर आदि। बलबन एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था और कठोर दंड विधान का आश्रय लिया था। उसने बदायूं के सूबेदार मलिक बर्बक व अवध के सूबेदार हैवत खां को अपने आदमियों को मारने के लिए कठोर दंड दिया। उसने बंगाल के सूबेदार तुगरिल से पराजित होकर भाग आने वाले अवध के सूबेदार अमीर खां को मृत्युदंड दिया। बलबन न्याय व्यवस्था की देखभाल के साथ साथ स्वयं भी अभियोगों की सुनवाई करता था। धार्मिक मामलों में उसने सद्र और मुफ्ती की सहायता ली। बलबन ने सैनिकों की संख्या में काफी वृद्धि की तथा विजय अभियान का काम हाथ में नहीं लिया। इससे राज्य का व्यय काफी बढ़ गया था। उसने भूमि कर व राजकीय करों की वसूली के लिए क्या किया, इसकी कोई ठोस जानकारी हमारे पास नहीं है। केवल अनुमान लगाया जाता है कि उसने मुसलमानों से शरीयत के हिसाब से कर लिया होगा और हिंदुओं से जजिया और खिराज जैसे कर लिए होंगे और राज्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किया होगा। बलबन ने शासन के समस्त अधिकार सीधे अपने अधिकार में ले लिए। उसने शासन में कई मंत्री भी अनेक थे, लेकिन उन्हें बलबन द्वारा निर्धारित नीतियों का ही कार्य करना पड़ता था। उसने प्रांतीय सूबेदारों पर नियंत्रण करने के लिए और उन्हें विद्रोह करने से रोकने के लिए कुछ वर्षों की सेवा के बाद एक प्रांत से दूसरे प्रांत को स्थानांतरित करने की नीति लागू की। बलबन ने विद्रोहियों से सल्तनत की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे हिंदुस्तान के विभिन्न भागों में तुर्की सत्ता का जोर उतार फेंकने के लिए उस समय विरोध जारी था। दोआब तथा अवध में यही स्थिति थी। दिल्ली के निकटवर्ती प्रदेशों में भी डाकुओं की भरमार थी जो दिल्ली की जनता को लूटते थे। बलबन ने इन डाकुओं का दमन किया। उसने जंगलों को साफ करवाया, सड़क बनवाई, सैनिक चौकियां कायम की। बलबन ने दिल्ली के समीप 4 दुर्गों का निर्माण कर
उनमें बर्बर अफगान सैनिकों की नियुक्ति की। दोआब क्षेत्र में उसने भोजपुर, पटियाली, कंपिल, जलाली में अनेक सैनिक चौकियां कायम की। बलबन ने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। बंगाल के सूबेदार की दिल्ली सिंहासन के प्रति स्वामी भक्ति हमेशा से ही संदिग्ध रही है। इसका मुख्य कारण बंगाल का दिल्ली से दूर होना व समृद्ध होना रहा है। बलबन के सुल्तान बनने के समय बंगाल का स्वतंत्र शासक तातर खां थे, जिसने बलबन की अधीनता मान ली थी। बाद में बलबन ने तुगरिल को यहाँ का सूबेदार बनाया, किंतु बाद में उसने स्थिति का फायदा उठाकर सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया। बलबन के विरुद्ध उसके किसी अमीर ने पहली बार विद्रोह किया था। बलबन ने इसे दबाने के लिए अमीर खां को भेजा, किंतु वह पराजित होकर आ गया। बलबन ने स्वयं इस विद्रोह को कठोरता से दबाया तथा तुर्गिल को मारकर उसके अनुयायियों को कठोर दंड दिया। बर्नी के अनुसार बाजार के मुख्य बाजार के दोनों ओर सड़क पर एक खूंटी की पाती गाड़कर उन पर तुगरिल के साथियों के शरीर को ठोका गया। बर्नी कहता है कि जैसा दंड लखनौती में दिया गया वैसा दिल्ली में कभी किसी ने नहीं सुना। बलबन लखनौती का शासन अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को सौंपकर दिल्ली वापस आ गया। बलबन ने सल्तनत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर होने वाले मंगोल आक्रमणों से रक्षा के लिए एक नई मंगोल नीति अपनाई, जिसमें उसने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों में सेनाओं की नियुक्ति के लिए अनेक किलों का निर्माण करवाया। उसने भटिंडा, सिरसा, अबोहर, भटनेर आदि दुर्गों का निर्माण करवाया। सीमा प्रांत के पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाकर योग्य सैनिकों को रखा। उसने 1270 में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों को 2 भागों में बांट दिया और अपने दोनों पुत्र सुल्तान मुहम्मद व बुगरा खां को उनका गवर्नर नियुक्त किया। मंगोल आक्रमणों को ध्यान में रखते हुए बलबन ने विस्तारवादी नीति का अनुसरण नहीं किया। वर्नी के अनुसार वह सदैव 30,000 घुड़सवारों के साथ दिल्ली में मौजूद रहता था। बलबन अपनी उपयुक्त नीतियों के फलस्वरूप मंगोल आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा करने में पूर्णतः सफल रहा। 1279 में मंगोलों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था, पर उन्हें बुरी तरह से परास्त किया गया, जिससे उन्होंने 5 वर्ष तक आक्रमण नहीं किए। बाद में 1785 में बलबन के समय सबसे महत्वपूर्ण मंगोल आक्रमण तैमूर खां के द्वारा किया गया। बलबन की सेना ने मंगोलों को पराजित कर दिया, लेकिन बलबन का बड़ा पुत्र महमूद भी मारा गया। उसके स्थान पर उसके पुत्र खुसरो को नियुक्त किया गया। बलबन की पुत्र मुहम्मद की मृत्यु से बड़ा झटका लगा। उसका रोग बढ़ता गया और उसने अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को भी बंगाल से अपने पास बुला लिया था, किंतु वह लखनौती वापस लौट गया। 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई और उसके बाद में कैकूबाद दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन की साहित्य में रुचि थी। भारत के 2 महानतम कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन ने अपना साहित्यिक जीवन उसी के दरबार से प्रारंभ किया था। वर्नी के अनुसार भारत में शासन करने एवं अपनी प्रजा से अपनी इच्छा मनवाने का तरीका बलबन से अधिक और कोई सुल्तान नहीं जान पाया था। बलबन का व्यवहार अपनी बहुसंख्यक जनता के प्रति सहिष्णुतापूर्ण नहीं था। उसके रचनात्मक प्रतिभा का भी अभाव था, परंतु उसने दिल्ली सल्तनत की रक्षा का सुप्रबंध कर ताज की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया। इस प्रकार चालीसा का दमन, गुप्तचर विभाग का गठन, सेना का पुनर्गठन, न्याय एवं वित्त व्यवस्था, केंद्रीय शासन को सुदृढ़ करना, विद्रोहियों से सुल्तान को सुरक्षा प्रदान करना, बंगाल के विद्रोह का दमन करना, उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा करना बलबन की महत्वपूर्ण सफलताएं थी। उसके इन कार्यों से सल्तनत को एक नवीन जीवन प्राप्त हुआ।
हबीब व निजामी के अनुसार शांति एवं व्यवस्था उसके राजत्व के मूल मंत्र थे। इसी कारण उसके वंश के अंत हो जाने पर दिल्ली का राज सुरक्षित था तथा उसके द्वारा स्थापित व्यवस्था के कारण ही खलजी वंश की उपलब्धियां संभव हो सकी। धन्यवाद।